हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे फंडामेंटल टॉपिक हमारे जेई मैथमेटिक्स सिलेबस का, सेट थ्योरी। ठीक है। सबसे फंडामेंटल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करो, कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो, डिस्कशन ऑफ सेट उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। इवन अपने डे टू डे लाइफ में भी आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मार्केट जाना है। तो मार्केट क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ मैनी शॉप्स, जहाँ पे आप जाके सामान खरीदते हैं, कोई भी अपने डिजायर्ड आइटम को परचेज करते हैं या कुछ सेल करना चाहते हैं। तो देर मस्ट बी सम मार्केट जहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सके अपनी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। आप बुक्स खरीदना चाह रहे हैं तो सेट ऑफ बुक्स, तो डेफिनेटली आप दुकानदार को जाके बोलोगे बुक्स, सेट ऑफ बुक्स परचेज करना, तो आपसे पूछेगा कौन सी बुक्स, किस सब्जेक्ट की बुक्स, कौन सी क्लास की बुक्स, कौन से कोर्स की बुक्स। तो डेफिनेटली एक वेल डिफाइंड एक आपसे वो एक कमांड एक्सपेक्ट करेगा जिसके बेसिस पे वो आपको बुक्स का कलेक्शन तैयार करके दे सके। सो मोर और लेस आप सेट का जैसे ही नाम लेते हैं तो एक बेसिक वर्ड तो दिमाग में आ ही जाता है, कलेक्शन। ठीक है। ओके। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, अभी कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकती हैं, बुक्स भी हो सकती हैं, नेम्स भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकते हैं, एनीथिंग। बट अब एक चीज़ दिमाग में लाने की ज़रूरत है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। क्या हम किसी भी तरह के कलेक्शन को सेट बोल पाएंगे? तो मैथ में अपन क्या करते हैं, क्लियर कट चीज़ें रखते हैं अपने पास, वेल डिफाइंड। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि सेट ऑफ बुक्स बनाना है। ठीक है। आपका छोटा भाई गया, वो अलग सेट बुक्स बना के लेके आ गए, जो बुक्स की नॉलेज उसको थी। आप अलग सेट ऑफ बुक्स बना के लेके आ गए, क्योंकि मैंने डिफाइन तो क्या नहीं कि किस तरह की बुक्स चाहिए। तो डेफिनेटली एक सेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो डिफरेंट लोगों को बोला तो अलग अलग तरीके से क्रिएट हो गया। तो ये टेस्ट करने का तरीका है कि किसी भी कलेक्शन को अपन टेस्ट सेट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। उसी सेट को आप उस कलेक्शन को दो तीन लोगों से क्रिएट करवाओ, अगर वो सेम क्रिएट होता है तो फिर वो सेट है, नहीं तो नहीं। अब सेम क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप डेफिनेशन अटैच करें कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स, किस तरह की थिंग्स को आप कलेक्ट करने वाले हैं। तो सेट मेयरली कलेक्शन ऑफ थिंग्स नहीं है, बट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। अब इसी का ज्योमेट्रिकल एनालॉग ले हम, एक वर्ड होता है अपने पास, लोकस। ठीक है। कुछ लोगों को शायद ये वर्ड फेमिलियर ना हो, बट लोकस सिंपली हम बोलते हैं पाथ फॉलोड बाय पॉइंट। तो बेसिकली हम कोई भी पाथ बनाते हैं, कोई भी फिगर बनाते हैं, मैं लेटर्स लिख रहा हूँ, तो बेसिकली ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। इस लाइन को क्रिएट करने के लिए, इस कर्व को क्रिएट करने के लिए अपन ने क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते चले गए, तो ये क्या बन गई, एक कर्व बन गई अपने पास। सो पाथ फॉलोड बाय ये पॉइंट। अब ये पॉइंट रैंडमली कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है, तो हर एक पाथ को लोकस बोल दोगे क्या? हम लोकस बस उसी पाथ को बोल पाएंगे जिस पाथ के साथ कोई ना कोई ज्योमेट्रिक कंडीशन, वेल डिफाइंड कंडीशन अटैच्ड है। पाथ फॉलोड बाय ए पॉइंट एज पर सम ज्योमेट्रिक कंडीशन। तो ये जो सेट की डेफिनेशन हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं, उसी सेट डेफिनेशन को हम ज्योमेट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या बन जाएगी, वही चीज़ लोकस बन जाएगी। तो लोकस बेसिकली क्या, पाथ फॉलोड बाय ए पॉइंट, जैसे कि स्ट्रेट लाइन। अब जैसे दिमाग में स्ट्रेट लाइन लेके आता तो अपने क्लियर है कि भाई ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये डेफिनेशन हो गई इस पाथ पे चलने वाले पॉइंट्स की। आपने बोला सर्कल, तो ये कोई भी पाथ तो है नहीं, सर्कल कब बोलोगे, जब सेंटर से इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस, इस पाथ में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्या रहे, फिक्स रहे। ये ओ सेंटर, ये कोई भी रैंडम पॉइंट भी है, तो ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया। तो आई होप आपको सेट की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। ठीक है। जब भी कंफ्यूज होना है, पर्टिकुलर सिलेक्शन कलेक्शन अपना सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, चार पांच लोगों से अलग अलग बनवा के देखो। ठीक है। अगर सेम बनता है तो कलेक्शन है, वो सेट बोला जा सकता है, नहीं तो सेट नहीं बोला जा सकता। जैसे कि कोई बोल दे, मान लो ये सेट है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स। अब जैसे ही आप बेस्ट क्रिकेटर्स बोलोगे, अपने पापा से जाके पूछोगे, बोलेंगे सचिन। कोई बोलेगा, कोई 1983 वर्ल्ड कप की टीम को बेस्ट बताएगा, और क्या पता आप उनके नाम भी ना जानते हो। ठीक है। क्योंकि मैंने बेस्ट क्रिकेटर तो बोल दिया, पर बेस्ट क्रिकेटर की मैंने डेफिनेशन नहीं बताई कि किस बेसिस पे आप उसको बेस्ट बोलते हो। ठीक है। अगर कल को जाके मैं इस पे साथ क्या कर दूँ, बेस्ट क्रिकेटर की डेफिनेशन अटैच कर दूँ कि भाई उसको क्या मिला हो, अर्जुन अवार्ड मिला हो। ठीक है ना। अर्जुन अवार्ड बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। तो सिंपली आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे कि अर्जुन अवार्डी
क्रिकेटर्स, तो एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी आपके पास, वो लिस्ट आप मेरे को बता दोगे, क्योंकि मैंने बेस्ट बोलने का क्राइटेरिया सेट कर दिया ना। अब आप चाहे आपके पापा से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, किसी से पूछा जाए, आप सिंपली अर्जुन अवार्ड क्रिकेटर्स सर्च करोगे और वो लिस्ट मेरे को पकड़ा दोगे, तो वो लिस्ट सेम ही रहेगी। तो जैसे ही मैंने अर्जुन अवार्ड अटैच किया तब यही कलेक्शन क्या बन गया, सेट। अदरवाइज अगर आप बस इतना ही मेंशन करते हो कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स, तो मैं इसको सेट नहीं बोल पाऊंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट का डेफिनेशन क्या है, किस बेसिस पे किसी कलेक्शन को सेट बोला जाता है या नहीं बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। तो इन जनरल हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, और ये ब्रेसिस यूज़ करते हैं, मिडल ब्रैकेट्स, इसके बीच में सारे एलिमेंट्स डालते जाते हैं। जो भी मान लो आपको बेस्ट क्रिकेटर का सेट बना रहे तो नाम लिखते जाओगे, या फिर मैं एक सिंपल सा मोस्ट कॉमन कलेक्शन ले रहा हूँ, AEIOU, सब जानते हैं क्या मेरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सिलेक्शन है। तो कैसे लिखते हो आप, AEIOU, सारे एलिमेंट्स डाल दे विद इन ब्रेसिस, कोमा लगा लगा के सेपरेट कर सकते हो, और विदाउट रिपीटेशन, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, है ना, विदाउट रिपीटेशन एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। सेट बेसिकली क्या है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन है, ठीक है। आप किस ऑर्डर में कलेक्ट करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर कोई बंदा इस सेट को ऐसे लिखे ब्रेसेस लगा के EIOUA, तब भी ये सेट A ही रहेगा, समझे आप। अभी भी ये सेट क्या है, A ही है। अब पर इसमें अब एक स्टेटमेंट बोलता है कि भाई कि AEIOU इसके एलिमेंट्स हैं, तो मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, A क्या है, सेट A का एलिमेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A बिलोंग्स टू A। ये सिंबल हो गया अपना किसका, बिलोंग्स टू का। वैसे ग्रीक सिंबल है ये एप्सिलॉन, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका काम क्या है, ये बता रहा है कि A बिलोंग्स टू A। डेफिनेटली इसके अंदर B तो नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, B डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू के इसी सिंबल को क्या करेंगे, क्रॉस करके लिख देंगे, जैसे नॉट इक्वल टू लगाते हैं ना आप, इसी तरह से। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं अपन, ठीक है। अब देखो सेट को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ये है मेरे पास जिसमें आप एक्सप्लिसिटली हर एक एलिमेंट को मेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो इस मेथड को अपन बोलते हैं रोस्टर रिप्रेजेंटेशन या रोस्टर मेथड टू राइट द सेट। रोस्टर भी बोल सकते हो या टेबुलर मेथड भी बोल सकते हो। सिंपल जैसे टेबल में एक एक एंट्री चढ़ा के लिखी जाती है, उसी तरह से इसमें भी क्या कर रहा हूँ मैं, एक एक एंट्री को लिख रहा हूँ इंडिविजुअली, ठीक है। तो रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, एक एक एलिमेंट को अलग अलग मेंशन किया। पर देखो ऐसा हमेशा तो पॉसिबल होता नहीं सेट क्रिएट करते टाइम, ठीक है ना। जैसे मान लो स्कूल में बोला गया कि भाई एक पिकनिक जा रही है, तो उसके लिए इतना फीस डिपॉजिट करना और कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये फिक्स हो गया है, अब जस्ट बिफोर द डेडलाइन टीचर अनाउंस करे कि वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ीस डिपॉजिट नहीं किए हैं प्लीज़ कम फॉरवर्ड, ओके। सो ऑल द स्टूडेंट हु हैवंट सबमिटेड द और डिपॉजिटेड द रिक्वायर्ड फ़ी प्लीज़ कम फॉरवर्ड। तो वो चाहते थे एक्सप्लिसिटली नेम भी मेंशन कर सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, बस एक प्रॉपर्टी बता दी, क्राइटेरिया बता दिया, जिसके बेसिस पे वो कलेक्शन जिन बच्चों ने फीस डिपॉजिट नहीं किया वो प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो वो जिसमें आप एक्सप्लिसिटली हर एक एलिमेंट को मेंशन करते हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, या फिर आप एक प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हो। तो हम बोलते हैं कि ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैं अभी मेरे को नहीं पता, तो मैंने क्या बोल दिया, एक्स, सच दैट, ये सीधा बार भी लगा सकते हो या दो कॉलन भी लगा सकते हो, आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, डॉट डॉट, ठीक है। सच दैट एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब देखो ये क्लियर कट आपने मेंशन कर दिया ना, एक कॉमन प्रॉपर्टी मेंशन कर दी, जिस पूरे पांचों एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के वोवल्स हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे इस स्टेटमेंट को पढ़ो चाहे इस स्टेटमेंट को पढ़ो, आप सेम सेट ही क्रिएट करोगे। तो जब भी अपन रोस्टर से इस मेथड में कन्वर्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी मेथड भी बोल सकते हो इसको, या फिर सेट बिल्डर भी मेथड भी बोल सकते हो। बेसिकली सेट को बिल्ड करने का एक रूल इसमें मेंशन कर दे रहे हो, जिसके बेसिस पे सेट बिल्ड किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है अपना, प्रॉपर्टी मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड, ओके, इजी। तो सेट को लिखना सीख गए अपन, और दो मेथड से लिखा जाता है। तो अब कुछ स्टैंडर्ड सेट्स की चर्चा कर ली जाए, जैसे कि हमारे पास है नेचुरल नंबर सेट,
ठीक है, अजीब साइन इसलिए बनाया कि नोटबुक में बोल्ड यूज़ करते हैं अलग से दिखाने के लिए कि एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर सेट सब जानते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। होल नंबर सेट आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहीं कहीं टेक्स्ट में होल नंबर सेट को नेचुरल नंबर सेट से भी बोल सकते हैं, जहाँ पे इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट कर देते हैं, 0 से इंडेक्स मतलब पहले इंडेक्स, तो इसको भी नेचुरल सेट की तरह ट्रीट किया जाता है, पर यूजुअली हम मैथ में इसको होल नंबर सेट अलग से मानते हैं। इंटीजर्स का सेट जेड से लिख दे रहा हूँ, 0 प्लस माइनस, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव्स भी आ जाएंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर्स का सेट, अब देखो रैशनल नंबर्स भी ऐसे अलग अलग कोमा लगा के लिखे जा सकते हैं, बट हमारे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है, बस प्रॉपर्टी बता के छोड़ दो, रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख दो, तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट है, इसलिए दोनों मेथड सिखाए जाते हैं। तो रैशनल नंबर में क्या एक्स है, और एक्स किस तरह का एलिमेंट है, पी अपॉन क्यू टाइप का, जानते हो ये आप, पी न्यूमरेटर क्यू डिनोमिनेटर, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होते हैं अपने इंटीजर, इस तरह से लिख सकते हो आप, और जो क्यू है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी नंबर आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लिस्टिंग करना चाहो तो कर सकते हो आराम से, जैसे आपने इंटीजर की लिस्टिंग की ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड ये लिस्ट चल रही है, तो सबसे पहले इस लिस्ट में सब जगह क्या डाल दो, 1, बॉटम में 1, एक सेट बन गया, एक टाइप के रैशनल नंबर्स बन गए, फिर बॉटम में सबके 2, फिर बॉटम में सबके 3, बॉटम में सबके 4, तो इस तरह से क्या हुआ, लिस्टिंग तो कर ही पा रहे हो ना आप, एक लिस्ट ये वाली हो गई, फिर अगली लिस्ट बॉटम 2 वाली, अगली लिस्ट बॉटम 3 वाली, इस तरह से मैं क्या करूँगा, इसको चलाते रहूँगा, ओके। तो अपने पास ये क्या आ गया, रैशनल नंबर सेट। फिर अपना ये रैशनल नंबर सेट सब जानते हैं, सारे रियल नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है उन सबको अपन कहाँ डाल सकते हैं रैशनल नंबर सेट में, रियल नंबर्स का सेट, एक्स इज़ ए पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन, ये आराम से डेफिनेशन दे सकता हूँ, रियल नंबर लाइन हमने पढ़ी हुई बचपन में, रियल नंबर लाइन पे ये सारे पॉइंट्स 0 1 -1, तो इस पर कोई भी पॉइंट है तो वो क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट थे हमारे। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। मान लो मैं आपको एक सेट देता हूँ ए, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, क्या खासियत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर है, ओके। तो जैसे नेचुरल नंबर बोला कि समझ में आ जाता है कि 1 2 3 4 टाइप के नंबर्स हैं, पर कोई भी नेचुरल नंबर डाल सकता है, 11 डाल सकते हो यहाँ पे नहीं, तो एक और कंडीशन अटैच करनी पड़ेगी, दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। जैसे एक और सेट में दिखाता हूँ, नंबर से 1/2 2/3 3/4 एंड सो ऑन, 9/10 10/11, क्या नज़र आ रहा है आपको, 1/2 2/3 3/4, अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को ऑब्जर्व किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और डिनोमिनेटर क्या न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, x है और x इस टाइप का नंबर है, n अपॉन डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है n+1, और ये n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर सेट से, और कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 10। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते हो कि n/n+1, इस तरह से भी नोटेशन मिल सकती है, x यूज़ ना करके सीधा यहीं से चालू भी कर सकते हो, नेचुरल नंबर एंड दैट n इज़ लेस देन इक्वल टू 10, या स्ट्रिक्टली लेस देन 11, इस तरह से भी लिख सकते हो आप, इजी। और देखो मान लो सी सेट है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 5 9 13 एंड चलता जा रहा है, लास्ट में मेरे पास आ गया 77, इससे पहले ले लेता हूँ मैं 73, ओके। तो इसको मेरे को लिखना है अब किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, गैप दिख रहा है, पैटर्न नज़र आ रहा है, 4 4 का गैप है, तो कैसे लिखोगे इसको आप, x है इंक्रीज बाई 4 नेचुरल नंबर्स, बट हमें पता है फिक्स गैप होता तो 10th क्लास में पढ़ा है, ये क्या है, AP को रिप्रेजेंट करता है,
तो एपी की जनरल टर्म लिख दोगे तो आपको पता लग जाएगा ना कि एक्स कैसे जनरेट करना है। जनरल टर्म क्या होती है एपी की, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टेंथ क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ए अपना 1 है और एन डी मेरा 4 दिख रहा था, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू फोर, तो ये भी हो जाता है मेरे पास 4n माइनस 3। देख लो 1 डाल रहे हो तो 1 आ रहा है, 2 डाल रहे हो तो 5 आ रहा है, तो इस तरह सारे टर्म जनरेट हो जाएंगे। ओवैसी बात है, एन इंडेक्स है तो नेचुरल नंबर से आ रहा है, पर सारे के मतलब कितना भी तो ग्रो नहीं करवा सकते ना, इसको तो पता करना पड़ेगा मेरे पास एन कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं। तो ये लास्ट टर्म दिख रही है मेरे को, लास्ट टर्म पता है आपको एन कैसे निकाल सकते हो, वही इसका फॉर्मूला लगा दो एन निकालने के लिए। जनरल टर्म को इक्वेट किया तो एन की वैल्यू मेरे पास 20 आ रही है। सो दिस एन इज़ लेस देन इक्वल टू 20। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन जिसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सिंपली आप स्क्वायर को सोल्व करना चाहोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दिखाई देती है मेरे को, माइनस 6x प्लस x, सो x माइनस 6 x प्लस 1। दो सोल्यूशन दिख रहे हैं 6 एंड माइनस 1। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन अटैच की है नेचुरल नंबर, तो -1 रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा मेरे पास 6। इजी। मान लो मैं एक और लिखता हूँ, x इज इवन प्राइम। तो ऐसा कौन सा प्राइम है जो इवन भी होगा? ऑब्वियसली बात है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम। ठीक है, और थोड़ा बस इसको इस तरह लिखते जा सकते हो, x इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। तो आप कैसे लिखोगे इसको? MATHE, MA फिर से आ गया, सो T फिर से आ गया, ICS। ओके, तो लेटर्स रिपीट तो करते नहीं है, हम सिंपली ये दिखाना चाह रहे हैं कौन कौन से लेटर यूज़ हो रहे हैं मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर। सिमिलरली आप इंडिपेंडेंस वर्ड भी ले सकते हो, उसमें भी बहुत सारे लेटर रिपीट होंगे, पर अपने को सेट में कोई भी एक चीज़ एक ही बार लिखनी है ना। और थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहो इसको, मान लो जी एक सेट है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस सेट में देखो, इसको सोल्व करना आता है अपने को, एक्स क्यूब, सॉरी ये क्या लिखना है मेरे को, एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, क्यूबिक सोल्व करनी है। अब क्यूबिक में देखो कि एक सिंपल तरीका क्या होता है सोल्व करने का, अगर इसके इंटीग्रल रूट्स है तो ये थोड़ा आप सिखा भी दूंगा मैं आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाते टाइम वापस। जो भी रूट्स होंगे 6 के फैक्टर ही होंगे, 1 2 3 प्लस माइनस के साथ ट्राई कर सकते हो। 1 डाल के चेक करोगे तो देखो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये क्या हो रहा है, पूरा पोलिनोमियल 0। तो ये 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी होगी, फैक्टर थ्योरम। अगर एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे एक पोलिनोमियल 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है, मतलब x माइनस 1 अपने केस में फैक्टर, तो डिवाइड होगा इससे पूरा पूरा, मतलब मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो इसको स्प्लिट करके आप ऐसे लिख सकते हो इस तरह से कि माइनस x माइनस 1 कॉमन आता रहे। देख रहे हो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, प्लस 10x, ये क्या हो गया मेरे पास फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x माइनस 6। ईजी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ x माइनस 1, यहाँ से माइनस 5x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे भी अंदर x माइनस 1 बचेगा, प्लस 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1। सिंपल से क्यूबिक लिए मैंने, और इसको आप स्प्लिट कर ही सकते हो क्वाड्रिक को, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आई कैन सी कि x की 3 वैल्यूज आ रही 1 2 3, तो g क्या हो गया मेरा, सेट रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 1 2 3। ओके, तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ सेट। अब देखो सेट छोटे बड़े नहीं होते, सेट तो सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन है कलेक्शन की, ठीक है। तो वो कोई नंबर नहीं है या कोई साइज़ या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जिससे आप कंपेयर कर सको। तो मैं क्वांटिटी एसोसिएट कर रहा हूँ सेट के साथ, ऑर्डर ऑफ ए सेट, दैट इज सिंपली, या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ये जो कार्डिनल वर्ड है ये जॉर्ज कैंटर अंकल जी ने दिया था, जिसका सिंपल मतलब क्या है, जिसको हम लिखते हैं एन ऑफ ए, जो कि होता क्या है, सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। मैथमेटिशियंस की आदत होती है नए नए वर्ड निकालो स्पेशल, थोड़े से कंफ्यूजिंग, थोड़े से फील दें कि हाँ कुछ बड़ा काम हो रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले क्या लिखा था, AEIOU, तो आप देख सकते हो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है मेरी 5। यहाँ पे देखो एन ऑफ जी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, ठीक है। इस तरह से सिंपली हम क्या काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बेसिकली कार्डिनल या जॉर्ज कैंटर, तुम बोलोगे इतनी सिंपल सी चीज़ के लिए इतना दिमाग लगाया कि ऐसे ही इतने आराम से मैथमेटिशियन बन जाते। बेसिकली जॉर्ज कैंटर ने इन्फिनिटीज़ को कंपेयर किया, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फिनिटीज़, उसका थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन मैं यहाँ पे भी करूँगा, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ ए सेट हम कुछ कुछ स्पेसिफिक सेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, वॉइड, या फिर आप एम्प्टी भी बोल सकते हो, या फिर नल भी बोल सकते हो, एम्प्टी या फिर नल सेट, सिंपली जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो मेरे पास 0। तो इस तरह के सेट को अगर लिखने जाओगे ब्रेसिस, और ब्रेसिस के बीच में कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि सेट क्या एम्प्टी, एक भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, या इसको हम एक ग्रीक लेटर फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाई इस तरह से बनाते हैं लोग, इस तरह से भी बना सकते हो बिल्कुल फ्लो के अंदर, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते, दोनों फाई हैं बनाने के ऊपर। ये ध्यान रखिएगा फाई के अराउंड मैंने कोई ब्रेसिस यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी सिखा सकते हो एम्प्टी ब्रेसिस के साथ, या फिर सिंपल एक सिंबल यूज़ करो फाई। एक अपना सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट जैसा कि नाम से पता लग रहा है सिंगल, एक ही एलिमेंट होगा इसके अंदर। तो सोच के बताओ अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ये कैसा सेट है, सिंगलटन है कि नल है। तो जैसे कि अपन डिस्कशन किया, नल होता तो एम्प्टी ब्रेसिस होती, या फाई अकेला यूज़ करता, दोनों को साथ में यूज़ कर रहे हो तो ये क्या है, सिंगलटन सेट। यहाँ पे जो फाई है ये जस्ट एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हमेशा उसके यूज से उसका कॉन्टेक्स्ट डिसाइड होगा। तो फाई को अगर आप ब्रेसिस के अंदर यूज़ करो तो जस्ट एक सिंबल है, जस्ट लाइक ABCD एट्सेट्रा। सो ए जो मैं सेट लिख रहा हूँ कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सेट के बेसिस पे आप और फर्दर बोल सकते हो कि सेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई फिक्स नंबर हो, कोई फिक्स नंबर हो अपने पास, नो मैटर कि हम कितना बड़ा है, बिलियंस में जा रहा है, ट्रिलियंस में जा रहा है। हमारे बॉडी के अंदर सारे सेल्स का आप कुछ ना कुछ नाम दे दो, क्योंकि बॉडी का साइज फाइनाइट है, तो एट ए टाइम नंबर ऑफ सेल्स भी हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। दो नंबर ही समवेयर अराउंड लाइक 14 ट्रिलियन और समथिंग, बट स्टिल दैट सेट इज फाइनाइट। अलग अलग सेल का नाम दे दो, चिंटू पिंटू या कुछ भी, रोल नंबर दे दो उनको, ठीक है ना। रोल नंबर 1 सेल, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 एंड सो। सो फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, नो मैटर वो नंबर कितना लार्ज है, ठीक है। जैसे कि वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, ये भी क्या हमारे फाइनाइट सेट ही है। इन फाइनाइट सेट एज द नेम सजेस्ट मैं बता ही नहीं पाऊंगा फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर सेट, जैसे कि आपका इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट। तो सब में कितने एलिमेंट्स हैं अपने पास। अब कितने एलिमेंट है ये नहीं बोलना चाहिए कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो इनफाइनाइट का मतलब मैं सिंपल ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट एबल टू से प्रिसाइजली हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, जस्ट हम इस वर्ड का यूज़ करके क्या करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत लार्ज है, ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। फिर भी अब देखो एक नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी है, एक रियल नंबर की इन्फिनिटी है, ठीक है। रियल नंबर में भी नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट, तो क्या दोनों में बराबर है, ये ज़्यादा है या कम है, कैसे कंपेयर करें, कोई फिक्स नंबर तो है नहीं। बट देखो दोनों की इन्फिनिटी में फ़र्क है, दोनों की सेट के नेचर में फ़र्क है। अगर आप नेचुरल नंबर ऑफ सेट लिखने चाहोगे तो आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 के बाद अगला एलिमेंट क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4। तो आप प्रिसाइजली बता पा रहे हो ना कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा,
कितना भी बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर बोल दो, उसके बाद अगला नेचुरल नंबर आप आराम से बता सकते हो। लेकिन ये सेम काम रियल नंबर में कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ 1 एक रियल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, तो 1 से अगला रियल नंबर क्या होगा? आप कुछ भी रियल नंबर बोल दो, कितना भी इसके क्लोज, 0 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 ठीक है। अगर ये 1 से डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में भी कितने रियल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स के सेट में दिक्कत क्या है अपने पास? हम इसको लिस्ट डाउन नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। तो नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स को आप लिस्ट डाउन कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5 एंड सो। लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, बट स्टिल यू आर इन ए पोजिशन कि हाँ ठीक है चलो यार 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। बट रियल नंबर में ऐसा कर ही नहीं सकते। आप एक रियल नंबर लिखो और इसके बाद में आप क्लेम करो कि ये दूसरा एक रियल नंबर है। अगर दोनों रियल नंबर डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में भी कितने रियल नंबर्स अपने पास? इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो ये रियल नंबर्स की खासियत है कि हम इनको लिस्ट डाउन नहीं कर सकते, इनूमरेट नहीं कर सकते, और प्रिसाइजली बोलो तो इनफाइनाइट सेट भी अपने पास क्या हो जाते हैं? दो टाइप के हो जाते हैं। एक तो अपने काउंटेबल, जैसे कि अपना नेचुरल नंबर है काउंटेबल इनफाइनाइट, और एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह की इन्फिनिटी का कंपैरिजन जॉर्ज कैंटर अंकल ने स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं कि उसके पहले सेट थ्योरी लोग इतने हम बेवकूफ़ थे कि हमें पता ही नहीं सेट मतलब कलेक्शन होता है। प्रॉपर एक लिटरेचर डेवलप होना स्टार्ट हो गया मतलब उनकी राइटिंग के बाद। और सिर्फ उन्होंने सेट में ही काम नहीं किया, और भी बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट किया होगा। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, जैसे कि अपना रियल नंबर सेट। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा। तो ये बात आपको पता लगता है कि नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी रियल नंबर की इन्फिनिटी के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? ऑलमोस्ट जैसे कि नेचुरल नंबर्स अगर आप काउंट कर रहे हो तो रियल नंबर के सामने नेचुरल नंबर्स कितने हैं? 0। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता सकता हूँ। लेट्स से कि आप ए के अंदर डाल रहे हो सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स के साथ। बी के अंदर क्या डाल रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर्स 1 4 9 16 एंड सो ऑन। डेफिनेटली ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट, ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो आप बता सकते हो कौन से सेट में एलिमेंट्स ज़्यादा है? तो अपेरेंटली आपको ऐसा लगेगा कि बिकॉज बी के अंदर परफेक्ट स्क्वायर्स है, आप छोड़ के एलिमेंट लेके आ रहे हो, तो बी में ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। पर सरप्राइजिंगली दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कैसे? देर इज़ 1-to-1 कोरोस्पॉन्डेंस। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने उनके परफेक्ट स्क्वायर्स भी होंगे। तो बिकॉज मैंने एक 1-to-1 कोरोस्पॉन्डेंस स्टैब्लिश कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन से कि भाई दोनों में नेचुरल नंबर, दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप फिर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो काउंटेबल इनफाइनाइट है तो हम बराबर बोल सकते हैं। अनकाउंटेबल इन्फिनिटी को भी कंपेयर किया जा सकता है, बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है। तो ये इस पर ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी। हम रियल नंबर लाइन पे बोल सकते हैं कितने हैं एलिमेंट्स? इनफाइनाइट। अब एक ओपन इंटरवल लेता हूँ मैं, अगर आप इंटरवल से फेमिलियर नहीं है तो उस पर अभी मैं चर्चा कर लूँगा। ओपन इंटरवल मतलब 0 से 2 के बीच के नंबर्स, ठीक है, 0 और 2 शामिल नहीं है। तो इस पे कितने नेचुरल रियल नंबर्स है सबको पता है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। पूरी रियल नंबर लाइन पे कितने रियल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट है। ज़्यादा किस पे है? तो अपेरेंटली लगेगा कि पूरी रियल नंबर लाइन पे ज़्यादा है, ठीक है, इस छोटे से हिस्से में कम होंगे, बट दोनों में बराबर है। और ये कभी मत बोल देना इसमें भी इनफाइनाइट इसमें इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, तो हम कंपेयर कैसे करें? समझे? तो जब भी हम जब बोलते हैं ना कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसका मतलब मेरे को उस 1-to-1 कोरोस्पॉन्डेंस सेटअप करना पड़ेगा। तो इसमें किया जा सकता है, मैथ के हिसाब से भी किया जा सकता है। एक बार छोटा सा मैं डिजाइन के हिसाब से बोलूँ कि इस नंबर को, इस ओपन इंटरवल को मैंने क्या कर दिया? बाइंड कर दिया, एक सेमी सर्कल की शेप दे दी इसमें, और यहाँ पे क्या लगा दिया अपन? एक छोटा सा एलईडी लगा दिया, जिससे क्या निकल रही है? उम्मीद की किरणें। अभी किरण निकलेगी, मान लो ये सरफेस क्या? ट्रांसपेरेंट। ये जाएगी रेस को इसमें से आर पार निकल जाएगी, कहाँ पे गिरेगी? रियल नंबर लाइन पे, यहाँ पे गिरेगी रियल नंबर लाइन पे। और ये जो लास्ट रे है, क्योंकि ये इंटरवल कैसा है? ओपन, तो ऑलमोस्ट सीधी होगी, कहाँ पे जाके हिट करेगी? रियल नंबर लाइन को, इन्फिनिटी पे। सेल्फ अंडरस्टूड है। तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, और हर एक रे एक पॉइंट यहाँ पकड़ती है और एक पॉइंट रियल नंबर लाइन पे पकड़ती है, एक पॉइंट यहाँ पकड़ती है, एक पॉइंट रियल नंबर लाइन पे पकड़ती है। तो इसका मतलब इस कर्व पे हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट रियल नंबर लाइन पे है, और एक कॉन्टिन्यूस नहीं चल रही है। देख रहे हो,
यहाँ से रोटेट करेगी तो ये पॉइंट कॉन्टिन्यूसली दौड़ेगा, और जैसे यहाँ पे पहुँचेगी पॉइंट ऑलमोस्ट इन्फिनिटी की तरफ पहुँच जाएगा। तो हमने एक मैप बना दिया दोनों कर्व के बीच में, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूँ कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, चाहे इस ओपन इंटरवल में चाहे इस पूरी रियल नंबर लाइन में। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो ना कि अपना दिमाग ओपन रखो, तो जितने पूरे यूनिवर्स में नॉलेज उतनी आपके दिमाग में भी है। बस अपने आप को ओपन रखो, जैसे जैसे नॉलेज से एक्सपोज होते जाओगे बस फील एक्साइटेड अबाउट इट। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, डर से दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो डरे नहीं, आराम से चलते रहें। इंटरवल की चर्चा कर रहा था, उसके ऊपर और चर्चा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ 1 से 3 कोई रियल नंबर है। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ है, 1 या 1 से बड़ा है, 3 या 3 से छोटा है, तो इसको अपन इंटरवल बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट देखो कैसे कर रहा हूँ, 1 से 3 एक सीधा सलाइन सेगमेंट बनाया और 1 और 3 पे फील्ड बबल बनाया है, मतलब 1 और 3 भी इंक्लूडेड है। तो इसको अपन अगर सेट से लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह के ब्रैकेट यूज़ करने का मतलब 1 और 3 एंड उनके बीच के सारे रियल नंबर्स। अगर मैं इस तरह का बनाऊँ 1 3 ओपन बबल के साथ, जैसे कि थोड़ी देर पहले बनाया था, तो आप क्या बोलोगे, x जो है 3 से स्ट्रिक्टली छोटा है, 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, बराबर भी नहीं है। तो इसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल। पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, या कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिख देते हैं दैट x बिलोंग्स टू, इस तरह से ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ये डोर क्लोज, ये डोर ओपन। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल की भी बात की जा सकती है। 1 या 3 में से कोई एक बाउंड्री पे इंक्लूडेड है और दूसरी बाउंड्री ओपन है, तो कैसे लिखोगे, 1 इंक्लूडेड है, 3 पे ओपन है। तो ब्रैकेट लगाने की बारी आई तो कैसे लगाओगे, 1 3 पे ओपन। और ध्यान रखिएगा इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगाया जाता है। अगर कोई बोलता है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब x कहाँ है, रियल नंबर है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगेगा। ओके, तो बेसिक सेट के रिप्रेजेंटेशन देखे मैंने, ऑर्डर की बात की, और दो सेट को अपन कंपेरेबल बोल सकते हैं कब, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। और अगर सेट बराबर बोल रहे हो तो जो एलिमेंट ए के हैं वही सारे एलिमेंट बी के होने चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, और बी के सारे एलिमेंट्स ए के होने चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा होने नहीं चाहिए। बेसिकली दोनों सेट सेम ही एग्जैक्टली। एक सेट अपने आप में क्या हो गया, यूनिक, उसके जैसा कोई दूसरा सेट है ही नहीं। अगर आप गलती से बोल भी दो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ नाम बदल रहे हो, कंटेंट चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो कुछ सवाल लगा लोगे इस पर तो अपन आगे बढ़ पाएंगे सब सेट्स की तरफ।